अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाकर एक सवाल पूछूं तो शायद हर कोशिश करने के बाद भी आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। साल 2001 और साल 2011 के बीच भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में मुसलमानों की आबादी 30% बढ़ी और हिंदुओं की विकास दर इस दौरान सिर्फ 10% रह गई। इस कालखंड के दौरान असम के 9 जिलों में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए और असमिया हिंदू अपने अस्तित्व को अंधकार भरे भविष्य के तौर पर देखने लगे। 123 सीटों वाली असम विधानसभा जहां 64 सीटों पर सरकार बन जाती है, वहां 49 सीटें ऐसी तैयार हो गई जहां सिर्फ मुसलमान तय कर सकते थे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब सवाल कि इस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है? उसकी जो सेक्युलरिज्म की आड़ लेकर मुसलमानों की गुलामी करेगा, या एक ऐसी सरकार जो नेशनलिज्म की बात करते हुए असम में हो रहे डेमोग्राफी चेंज, लैंड जिहाद, बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को प्राथमिकता से एड्रेस करने का वादा और दावा करेगा? 1 मिनट का पॉज लीजिए, वीडियो में पीछे जाइए और फिर से सोचकर जवाब दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप कह रहे होंगे कि यह कैसा सवाल है, जाहिर है जिसके पास एक मुश्त 49 सीटें आ जाएंगी हमेशा के लिए वही असम पर राज करेगा। लेकिन आप गलत हैं। असम ने इस सवाल का दूसरा जवाब चुना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार असम में डेमोग्राफी चेंज, लैंड जिहाद और बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पर बात और काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है और अभी जो आपको नामुमकिन दिख रहा था उसको मुमकिन करने का काम किया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। आज कुल 102 विधायकों के साथ असम में भाजपा सरकार बनाने जा रही है और विपक्ष में जितने भी विधायक जीते हैं वो सारे मुसलमान हैं। लेकिन सवाल ये कि यह सब कुछ कैसे हुआ? जिस राज्य की सियासत को मुसलमानों ने जनसंख्या के बल पर अपनी बपौती मान ली थी, कैसे उस राज्य में हिंदुओं के हितों की राजनीति सबसे बड़ा विषय बन गई और कैसे भाजपा के एक नेता को असम की जनता ने हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना दिया। इस वीडियो में विस्तार से मैं इन्हीं विषयों को समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। तो मैं बात शुरू करना चाहूंगा असम में। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान गया था वहां से। गुवाहाटी के एक बड़े मुस्लिम इलाके में शाम के वक्त ब्रह्मपुत्र के किनारे एक पत्रकार से बात कर रहा था मैं। मेरा सवाल था कि हिमंता बिस्वा शर्मा अचानक से इतने बड़े नेता आखिर कैसे बन गए और क्यों असम के लोग इस कदर इनके दीवाने बने पड़े हुए हैं और स्पेशली जो हिंदू महिलाएं हैं वो एक नेता के तौर पर इतना ज्यादा हिमंता को क्यों पसंद कर रही हैं। ऐसा कि महिलाओं के द्वारा डाइट को हिमंता को गिफ्ट किया जा रहा है और उसकी वीडियोस बनाई जा रही हैं और वो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वायरल हो रही हैं। उन्होंने इस सवाल का 2 हिस्सों में जवाब दिया। पहला कि इतने बड़ा नेता कैसे बन गए, तो उन्होंने कहा कि आप असम में अगर आज देखेंगे तो हमारे लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही हिमंता हैं। प्रसिद्धि में वो नरेंद्र मोदी की तरह हैं और रणनीतिकार के तौर पर अमित शाह के जैसा ही उनका व्यवहार काम करता है। और दूसरी बात कि लोग और विशेषता हिंदू महिलाएं उनके पीछे क्यों दीवाने हैं, तो उन्होंने उसमें जो मुझे बताया उसमें कुछ और तथ्यात्मक बातें जोड़कर मैं आपको डिटेल में बताता हूं। 22 अगस्त 2024 को असम के एक जिले नागांव में ढींग इलाके में एक 14 वर्षीय हिंदू बच्ची के साथ कोचिंग से वापस आते वक्त मुसलमानों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। नागांव 60% मुसलमान आबादी वाला जिला है। इस घटना के बाद पूरे असम और स्पेशली नागांव के अल्पसंख्यक हिंदुओं में एक बड़ा रोष का माहौल उत्पन्न हुआ और कांग्रेस की सरकारों का जो अनुभव था उन लोगों का, उसकी वजह से उन्हें उम्मीदें बहुत कम थी कि जिस जिले में इतनी बड़ी मुसलमान आबादी रहती है वहां मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक्शन सरकार लेने की कोशिश करेगी। लेकिन हिमंता ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो कहा वही करने की बात कही। जिस वजह से पिछले 2 चुनावों में असम के लोगों ने इतना बड़ा मत देकर भाजपा को असम की सत्ता सौंपी थी कि हर हाल में हमारे साथ असमिया लोगों के साथ न्याय होगा, वह न्याय सुनिश्चित करने की कार्रवाई हुई। तेजी से तफजुल इस्लाम और अन्य मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। न्यायिक प्रक्रिया के पालन के तहत जहां दुष्कर्म हुआ था, पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर गई, वहां सीन रिक्रिएट करने के लिए, ताकि कोर्ट में पुख्ता ढंग से यह साबित किया जा सके। लेकिन इसी दौरान तफजुल इस्लाम पुलिस की कैद से भागा और जाकर पास के तालाब में कूद गया। तालाब गहरा था और डूबने की वजह से दुष्कर्म के आरोपी की मौत हो गई। उसी दिन एक अलग मगर उसी तरह की घटना में पुलिस ने असम के तेजपुर में छेड़छाड़ के आरोपी एक और आदमी को भागने की कोशिश करते वक्त गोली मार दी। इन दोनों घटनाओं के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस ने हिमंता पर सेकुलरिज्म की दुहाई देकर आरोप लगाने शुरू किए कि हाय मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो दूसरी तरफ आम जनता ने, हिंदू आबादी ने, असम के रहने वाले लोगों ने हिमंता का साथ देना शुरू किया। ढींग की घटना में इस तरह से मरने के बाद जब बवाल हुआ तो हिमंता ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि लोगों ने हमसे अपराधियों को गिरफ्तार करने या कानूनी कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने तुरंत इंसाफ की मांग की।
इसको लेकर आगे और हिमंता बिश्व शर्मा ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध दरअसल अतिक्रमण की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वे परिवारों को डराते धमकाते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। जिस ढींग में हिंदू नाबालिग के खिलाफ हाल की यह घटना हुई, वहां हिंदुओं की आबादी कभी 90% थी और आज यहां 10% हिंदू बचे हैं और 90% मुसलमान हो गए हैं। इन बातों को सुनने के बाद मेरे अंदर और दिलचस्पी जागी कि मैं हिमंता का कैंपेन भी फॉलो करूं। उससे मुझे यह समझ में आया कैंपेन फॉलो करने के बाद कि हिमंता की इमेज एक नेता से बढ़कर के आज के तारीख में जो असम की परिस्थितियां हैं वहां पर एक गार्जियन की हो गई है। असम में बीते 50 वर्षों से बांग्लादेश से घुसपैठ करके आने वाले मुसलमानों के विरुद्ध एक मजबूत सेंटिमेंट है और हिमंता ने उस सेंटिमेंट की न सिर्फ कद्र की बल्कि उससे निपटने के लिए हर तरह का एक्शन भी लिया। जो खतरे उत्पन्न हो रहे थे उस वजह से, जिसकी वजह से यह सेंटिमेंट उत्पन्न हो रहा था कि हम खतरे में हैं, हिंदुओं के अंदर और असमिया लोगों के अंदर। घुसपैठिया मुसलमानों से हजारों बीघा जमीनें खाली करवाने से लेकर ड्रग्स तस्करी जैसी बड़ी समस्याओं को बहुत तेजी के साथ हल किया है और इसकी वजह से खास करके हिंदू महिलाओं ने हिमंता बिश्व शर्मा को बिना किसी शंका के अपना नेता मान लिया है। दूसरी तरफ इस चुनाव में आपने देखा होगा कि लड़कियां हिमंता को प्रचार के दौरान डाइट कोक गिफ्ट करके रील बना रही थी, जो मैंने पहले मेंशन किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि चुनाव में डाइट कोक भी एक प्रचार का सब्जेक्ट बन सकती है, लेकिन यही वो चीज है जो हिमंता की पॉपुलैरिटी को डिफाइन करती है और उनके जो पोस्टर बॉय वाले सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस प्रश्न का जन्म देती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये तमाम बातें मुझे उन पत्रकार ने बताई थी। फिर मैंने कुछ और लोगों से बात की तो उनका कहना यह था कि हमारे लिए आज की तारीख में घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और उसे लड़ने के लिए हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो कम से कम इस बात को कह सके कि हां, असम के साथ अन्याय हुआ है। इतिहास में जिन राजनीतिक दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए असम की डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ किया, अब उसे नहीं होने दिया जाएगा। और मुझे दिखा कि हिमंता बहुत मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसी वजह से पूरे असम का हिंदू वोट एक साथ हिमंता के साथ खड़ा हुआ। और यहीं से आगे बढ़ते हैं वहां जहां से हमने बात शुरू की थी कि अगर 49 सीटें मुसलमान बहुल होंगी तो भाजपा और हिमंता के लिए रास्ता कठिन हो जाएगा। इसके लिए आपको डिलिमिटेशन को देखना होगा। दरअसल जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी, उसके बाद यह समझना बहुत जरूरी हो गया था कि यह बहुत स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है, जिसके बाद असम की राजनीति में यह तय कर दिया गया कि वही आगे बढ़ सकेगा जो इंडिया के इस बॉर्डरिंग स्टेट के ऊपर, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करने की स्थिति में आता है, उसके पास में आता है, वहां पर इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की गुलामी स्वीकार कर सके। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद मुसलमानों की मोनोपोली खत्म हुई, आबादी का रैशनलाइजेशन किया गया और डोमिनेंस के बजाय वो आबादी कुल आबादी के अनुपात में वितरित की गई। जिस तरह से उनका विकास हुआ था और जहां पर बस गए थे उनको उस तरह से नहीं काउंट किया गया, जिसका नतीजा रहा कि मुसलमानों की एक तरफा डोमिनेंस की 49 में से सिमटकर सिर्फ 22 सीटों तक उनकी सारी डोमिनेंस रह गई। यह कदम उस पूरी डेमोग्राफी चेंज की प्रक्रिया को ही रिसेट कर चुका है जिसे मुसलमानों ने पिछले कई दशकों में साजिश के तहत वहां पर किया था घुसपैठ के जरिए। और कहीं ना कहीं जो असम अकॉर्ड की मांग थी, जो पूरा असम अगर आप उसकी वायलेंट हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो वायलेंस हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि बांग्लादेश से आने वाले जो घुसपैठिए थे उन लोगों ने असमिया मूल के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया। अगर आप असम अकॉर्ड की बात करेंगे तो जो असम का आंदोलन हुआ था और उस दौरान जो पूरी हिंसा हुई थी, उसमें जो सबसे बड़ी जड़ थी वो यही थी कि जब चुनावों के लिए असम जाने को तैयार हुआ तो उस वक्त पर जो नंबर्स निकल करके सामने आए उसमें यह दिखाई दिया कि आज की तारीख में कई ऐसे इलाके, कई ऐसी सीटें हो चुकी हैं जहां पर हिंदू चाह करके भी अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को नहीं जिता सकते हैं, जबकि कुछ वर्षों पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। असम अकॉर्ड में वही मांगे थी कि असम की राजनीति की दिशा घुसपैठिया मुस्लिम आबादी के बजाय असम के लोगों के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और उस मांग को आज हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार ने कहीं ना कहीं पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया और डिलिमिटेशन ने भी कमोबेश उसी मांग को फुलफिल करने का काम किया है। इसके बाद असम में मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को खत्म करने के लिए विधानसभा में असम निरसन विधेयक 2024 को पेश किया गया। इसके बाद बाल निकाह को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए, उसके बाद असम के हिंदू मानस के भीतर इस बात को मजबूती से बैठाया गया कि हमारे लिए अगर कोई सोच रहा है तो वो हिमंता बिश्व शर्मा ही है। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अभियानों में 4000 से अधिक गिरफ्तारियां की गई। इसकी वजह से जो वहां तेजी से आबादी बढ़ रही थी, कम उम्र की बच्चियों की शादी होकर के उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जा रहा था, उस चीज को रोकने की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ाया गया। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर हिमंता इन्हीं विषयों तक सीमित रहते जिनकी हमने ऊपर बात करी, ये एक एस्पेक्ट है किसी भी समाज का, किसी भी राज्य का एक एस्पेक्ट हो सकता है। अगर हिमंता इन्हीं विषयों तक सीमित रहते तो शायद असम की जनता बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं देती कि वो 91% सीटें जीत पाए जितनी सीटों पर लड़े। लेकिन जो मैंने कहा कि पॉपुलैरिटी और मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन हिमंता के अंदर है और उसका ही नतीजा रहा कि जो सरकार की योजनाएं रही उन पर बहुत अच्छे से काम किया गया
और बहुत मजबूती के साथ ग्राउंड पर, धरातल पर उनको उतारा भी गया। बीजेपी सरकार में राज्य में सड़क, पुल और कनेक्टिविटी को लेकर बड़े पैमाने पर काम हुआ। बोगीबिल ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु जैसे बड़े पुलों ने अपर असम और दूर दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर किया, जबकि ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनी। गुवाहाटी के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम हुआ। मैं गया हुआ था वहां ग्राउंड पर। वो पूरा जो, अगर आप गुवाहाटी को देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा कि वो पूरा शहर दोबारा से मथा जा रहा है। वहां हर जगह आपको इंफ्रा बनता हुआ और डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा। असम का एक बड़ा इलाका बाढ़ प्रभावित है, तो वहां पर राहत की व्यवस्था और ऐसी स्थिति में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सके उसको सुधारने पर सरकार ने फोकस किया। लंबे समय तक खुद को दिल्ली से कटा हुआ महसूस करने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच यह परसेप्शन बना कि पहली बार केंद्र और राज्य दोनों मिलकर असम को विकास के मुख्य ढांचे में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हिमंता बिस्वा शर्मा लीड कर रहे हैं। टी ट्राइब्स और आदिवासी समूहों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई टारगेटेड स्कीम्स चलाई गई, जिनका ग्राउंड पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा। अरुणोदय योजना का उदाहरण ले लीजिए। इस स्कीम ने आम जनता में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। करीब 27 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाने लगी। जिन मंदिरों पर कभी घुसपैठिए कब्जा करके बैठे थे, उन्हें बुलडोजर से मुक्त करवाया गया। आपको पता है कि कितनी बड़ी एरिया था जिन मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया गया था? ये टोटल एरिया 1 लाख बीघे से ज्यादा का था और अभी भी है। हिमंता बिस्वा शर्मा को अगर आप बात करते हुए सुनेंगे तो वो लगातार मेंशन करते हैं कि मैंने इतना इलाका खाली करवाया, मेरे लिए अभी इतना इलाका खाली करवाना बचा हुआ है। दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता था कि असम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्केल इतना बढ़ जाएगा कि वहां सेमीकंडक्टर यूनिट लग जाएगी, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के गवर्नमेंट में वो हुआ। और उसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर जो इंफ्रा के लेवल पर और इंडस्ट्रियल लेवल पर डेवलपमेंट किया, वो हिमंता बिस्वा गवर्नमेंट में ही हुआ। और इन सब को जोड़कर जो रिपोर्ट कार्ड बना, वो कैसा दिखाई दे रहा था? उसका ही नतीजा था, उसी रिपोर्ट कार्ड का नतीजा था कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 90 सीटों पर लड़ रही थी। उसके अलावा उसके गठबंधन के दल थे, लेकिन जिन 90 सीटों पर बीजेपी लड़ी, उसे 82 सीटें वहां पर हासिल हुई। और आखिर में मैं अगर इन सारी चीजों को जोड़ करके ये समझने का प्रयास करूं कि हिमंता ही हिंदू पोस्टर बॉय का तमगा क्यों हासिल कर पाए, तो इस बात को समझिए कि असम को हमेशा से इसकी जरूरत थी। चाहे वो आजादी के समय गोपीनाथ बारदोलई हो या उनके बाद में 80 के दशक में प्रफुल्ल मानता हो। इन दोनों लीडर्स का अगर आप नाम असम की हिस्ट्री में बहुत सम्मान के साथ पढ़ पाते हैं तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वहां की जो लोग थे, जो असमिया मूल के लोग थे, उन लोगों ने अपने नेता के तौर पर, अपनी आइडेंटिटी के नेता के तौर पर, असमिया लोगों की आइडेंटिटी के नेता के तौर पर, हिंदू लोगों की आइडेंटिटी के नेता के तौर पर इन लोगों को एक्सेप्ट किया। दोनों नेताओं में एक ही खासियत थी कि वो असम के लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे और उस वक्त का जो एथनो नेशनलिज्म था उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन दोनों नेताओं को अलग अलग कारणों से कभी सस्टेन नहीं कर पाए। अगर आप गोपीनाथ की हिस्ट्री देखेंगे तो उनके साथ ये रहा कि कांग्रेस बहुत ज्यादा इस्लामिक अप्रोच लेकर चल रही थी और उसी का अगर आप नतीजा देखेंगे तो तब से लेकर के आज तक कुछ बदला नहीं है। असम में कांग्रेस के जितने कैंडिडेट जीते हैं वो सारे मुसलमान हैं, सारे विधायक असम में कांग्रेस के पास मुसलमान हैं। और दूसरी तरफ अगर हम प्रफुल्ल महंता की बात करें तो उनके साथ में जनता का समर्थन था, लेकिन एक राजनीति करने के लिए जो सस्टेन करने के लिए व्यवस्था चाहिए होती है वो प्रफुल्ल महंता कभी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जब हिमंता बिस्वा शर्मा आए तो उन्होंने उसी एथनो नेशनलिज्म और आइडेंटिटी की जो बहुत बड़ा डर था उसको लोगों का समझा, नेशनलिज्म की भावना में उसको पिरोया और यह संदेश दिया कि आपको जिसकी तलाश थी मैं वो हूं, मैं उसे पूरा करूंगा, और जनता उससे कन्विंस हुई। और दूसरी बात कि हिमंता ने कभी भी छुप छुपाकर अपने आप को या अतिरिक्त संतुलन लेते हुए, कुछ बैलेंसवादी स्टैंड लेते हुए अपने आप को दिखाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम जो हैं वही हैं, हमारी लड़ाई है घुसपैठिया मुसलमानों और डेमोग्राफी चेंज से, तो वो लड़ाई रहेगी। और इन सारी वजहों को जोड़ करके देखें तो हिमंता बिस्वा शर्मा आज की तारीख में असम के ना सिर्फ सबसे बड़े नेता हैं बल्कि वहां के हिंदुओं की अभिव्यक्ति का, हिंदुओं के इमोशन का बहुत बड़ा जरिया बन चुके हैं। उन्होंने यह साबित किया कि अगर देश में मुस्लिम वोट बैंक की बात हो सकती है और उसके नाम पर सियासत की जा सकती है तो हिंदू भी वोट बैंक बनकर किसी दिन उस कथित मुस्लिम वोट बैंक की गुंडई को खत्म कर सकता है। इस चुनाव का नतीजा इसी बात को कहता है। जितनी बड़ी मेजॉरिटी बीजेपी और एनडीए को मिली है वो इसी बात को साबित करता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के फेस के सामने लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, हिंदुओं ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर सामने से मुस्लिम वोट बैंक बनकर के वोट कर रहा है तो हिंदू भी वोट बैंक बनकर के वोट करेगा। और आज के तारीख में अगर असम से मैं दो तस्वीर निकालना चाहूं तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसका जो फेस निकलेगा वो मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दिखाई देगा, और जो बीजेपी की लीडरशिप है, हिमंता बिस्वा शर्मा की लीडरशिप है, वो क्लियरली हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दिखाई देगा, असमिया लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दिखाई देगा। और इसी वजह से जिस सवाल से मैं शुरू हुआ था कि शायद आप कठिन जवाब देना कठिन होगा, अब मैं जवाब पर जब पहुंच रहा हूं तो ये शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने वो सवाल क्यों पूछा था।
दरअसल उसकी वजह यही थी कि जो 49 सीटों की गुंडई थी उसको हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत अलग अलग लेवल पर उसको टैकल किया। और उसके अलावा जो कंसोलिडेशन वाली बात होती थी कि मुस्लिम कंसोलिडेट होकर के वोट कर सकता है तो उसका नेता जो बनेगा वही सबसे बड़ी बात हो सकती है, वही असम पर राज कर सकता है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि जो हिंदू आबादी है वो अगर एकजुट हो जाएगी, उसको अगर एकजुट करने में व्यवस्था कामयाब हो जाएगी, अगर उसकी लीडरशिप बनाने की तैयारी की जाएगी तो वो आबादी उनके साथ खड़ी होगी। और उसी का नतीजा है कि आज असम से हिमंता बिस्वा शर्मा इस देश के अंदर एक बड़े हिंदू पोस्टर बॉय के तौर पर निकल करके सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।